हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका डरावना शनिवार का एक नया डरावना दास्तान में, जहां हर कहानी एक नाइटमेयर है। आज की कहानी लगभग 1980 की कटक उड़ीसा की कहानी। रवि नाम का एक इंजीनियर नया नया ही जॉब के चलते चंडीखोल से ट्रांसफर होके कटक शिफ्ट हुआ था। उसको जल्द ही शहर के पास एक अच्छा सा 1 BHK का घर अच्छे रेंट पे मिल गया था। ऑल्दो उसके घर से फैक्ट्री करीब 10-15 किलोमीटर दूर था, फिर भी उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि उसके नए जॉब के चलते उसने एक बजाज चेतक स्कूटर खरीद लिया। बहुत मेहनत मशक्कत के बाद बड़ी ही मुश्किल से वो इंजीनियरिंग करके एक अच्छी फैक्ट्री में जॉब पा गया था, और अब वो कटक जैसे बड़े शहर में इतनी खूबसूरत घर में रहने लगा था। इसके चलते उसके घर में भी सब बहुत खुश थे और वो भी मस्त अपना मन लगा के काम किया करता। फिर एक दिन रविवार को उसको शाम के करीब 4-5 बजे के आसपास उसके फैक्ट्री सुपरवाइजर का कॉल आता है। कुछ जरूरी काम के चलते रवि को तुरंत ही फैक्ट्री जाना पड़ता है। उसने सोचा था कि वो सारे काम खत्म करके 9 बजे तक फैक्ट्री से निकल जाएगा, क्योंकि रात का सफर सेफ नहीं हो, और उसका फैक्ट्री भी थोड़ा जंगल वाले इलाके के पास था, तो जंगली जानवरों से भी थोड़ा सा खतरा तो रहता ही था। लेकिन फिर भी काम खत्म होते होते लगभग रात के 11 बज गए, और क्योंकि रात का समय था तो रवि भी धीरे धीरे गाड़ी चला के अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद फिर आता है महानदी का ब्रिज, और उसने उस पुल के बारे में सुना हुआ है कि वहाँ रात को लोग अक्सर सफर नहीं किया करते, क्योंकि वो पुल भूतिया। ये चीज जब इसके दिमाग में आई तो थोड़ा सा डर तो गया था, और वैसे भी उस समय वहाँ ना कोई इंसान था ना कोई जानवर। वहाँ था तो बस घनघोर काली रहस्यमयी डरावना शांत अंधेरा। लेकिन उसके घर जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता था उसके पास। इसके अलावा रवि के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब ये आगे घाई और पीछे कुआं वाली बात हो गई। आगे जाएगा तो भूतिया पुल पार करके जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो चोर डाकू लुटेरे या जंगली जानवर का भी डर रहेगा। मरता क्या ना करता। मन में थोड़ी सी हिम्मत बांधकर उसने ये डिसाइड किया कि वो भगवान का नाम लेकर ब्रिज क्रॉस कर जाएगा, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यही सोचकर वापस वो अपनी स्कूटर स्टार्ट करके जय श्री राम बोल बोल के पुल के ऊपर आगे चलने लगा। वो पुल के आधे रास्ते तक पहुंच चुका था, और अभी तक उससे कुछ भी भूतिया फील नहीं हुआ था। वो जितना आगे जाता जा रहा है उतना कॉन्फिडेंट होता जा रहा है कि भूत वाली बात बस अफवाह है, मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। इतने में उसको बहुत जोर से कुछ गिरने की आवाज आती। जब गाड़ी की हेडलाइट घुमाता है देखने के लिए, तो लाल साड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की रोते बिलखते डरी हुई सी खड़ी थी पुल के एक साइड में। और उसको देख के रवि को कुछ समझ नहीं आया कि अब करना क्या है। वो अपना जय श्री राम का मंत्र जाप बंद करके उस लड़की को कुछ पूछने जाता, तभी बहुत हिम्मत जुटा के डरी सहमी सी आवाज में वो लड़की रवि के पास आके बोली, भैया भैया प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से अकेली खड़ी हूँ, प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। फिर डर से कांपती हुई उस लड़की को शांत करके रवि बोला, अरे रुको, सांस ले लो जरा, कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल सेफ हो। अभी आप आराम से शांति से बताओ आप हो कौन, क्या हुआ, आप यहाँ पे इतने रात गए अकेले क्यों खड़ी हो, हुआ क्या। फिर वो लड़की खुद को संभाल के गहरी सांस लेके फिर बोलती है, भैया मैं मीनाक्षी, मैं पास ही के एक गांव में रहती हूँ। आज शाम को मैं और मेरे पति लूना में यहाँ कटक का मेला देखने आए थे, लेकिन इतने भीड़ में आते आते हमें देर हो गई, और ये पुल पार करते ही लूना की चक्का पंक्चर हो गई। अब हम मेले में घूम के थक गए थे, और ये पास में कहीं गैरेज है या नहीं ये भी हमें पता नहीं था, तो
तो मेरे पति यहाँ मुझे छोड़ के गाड़ी ठीक करने के लिए आगे गए थे। उन्होंने बोला था वो जल्दी ही किसी को ढूंढ के गाड़ी ठीक करके मुझे लेने वापस आ जाएंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, वो अब तक नहीं आए और रात हो रही थी, तो जंगली जानवर और शराबियों से भी ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। इसीलिए उनसे छुपने के लिए मैं पुल के ऊपर आ गई, लेकिन मेरे पति अभी तक नहीं आए और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ पे अकेले खड़े होके। अगर अगर आप अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? बस आज रात के लिए, बस आज रात के लिए। कल सुबह होते ही मेरे पति मुझे लेने आ जाएंगे और मैं उनके साथ चली जाऊंगी। प्लीज प्लीज भैया, बहन समझ के इतनी सी मदद कर दो प्लीज। अब रवि को थोड़ा अजीब भी लग रहा था और डर भी लग रहा था, लेकिन इतनी रात गए एक अकेली लड़की को यूं रास्ते में छोड़ के जाने के लिए रवि का मन भी नहीं मान रहा था। तो थोड़ा कुछ सोचने के बाद रवि बोलता है, अरे ठीक है बहन, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप निश्चिंत होके मेरे साथ आ जाओ, मेरा घर यहीं पास में ही है, मैं खुद आपको कल सुबह यहाँ लाके छोड़ जाऊंगा। रवि के इतने बोलते ही मीनाक्षी खुशी और आभार से रो देती है और रवि के गाड़ी में बैठ जाती है और फिर दोनों रवि के घर के तरफ निकल जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद रवि बाहर खड़ी मीनाक्षी को घर के अंदर बुलाता है। फिर क्योंकि रवि ने कुछ खाया नहीं था और मीनाक्षी भी भूखी थी, तो रवि उसको बिठा के रसोई में खाना बनाने के लिए चल पड़ता है। लेकिन मीनाक्षी रवि को रोक के खुद खाना बना के रवि को परोसने के लिए आग्रह करती, तो रवि भी बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और मान जाता है। और रवि बहुत समय बाद इतना अच्छा खाना खा रहा था, क्योंकि उसको खुद को ढंग से खाना बनाना तो आता नहीं था। फिर दोनों खाने के बाद रवि ने हॉल पे ही मीनाक्षी के लिए गद्दे बिछा दिए और फिर खुद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। वैसे रवि को रात में सोते समय गाना बजा के सोने की आदत है, तो रवि अपने बेडरूम में जाके अपने टेप रिकॉर्डर में गाना चलाकर दरवाजा बंद करके सोने चले जाता है। रवि थोड़ी देर सोया ही था कि उसके दरवाजे पे दस्तक सुनाई दी। बाहर मीनाक्षी बड़ी डरी हुई सी थी। दरवाजा खोलने पर मीनाक्षी रवि को बोली, मैं आज बहुत डर चुकी हूँ, वैसे भी मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? मैं नीचे ही गद्दा बिछा के सो जाऊंगी। फिर परिस्थिति को देखते हुए सहमी हुई मीनाक्षी को संभालने के लिए रवि राजी हो जाता है और फिर सोने चला जाता है। कुछ समय बाद रवि की नींद टूटती है कुछ फुसफुसाहट के आवाज से। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके कान के पास कोई जोर जोर से सांस लेके कुछ फुसफुसा रहा हो। रवि अचानक से उठ के देखा तो उसके बेड के ऊपर उसके पास कोई लड़की बैठी हुई थी लाल साड़ी में। शायद मीनाक्षी ही थी, लेकिन वो वहां पे भूत जैसी बैठी हुई थी। उसके बाल सब बिखरे हुए थे और आगे के तरफ थे, जो कि उसके मुंह को ढक रहे थे, और वो कुछ बड़बड़ा के अपना सर धीरे धीरे हिला रही थी। ये सब देख के रवि डरने लगा था और कांपते हुए आवाज में बोला, कौन हो तुम? मीनाक्षी, तुम हो क्या? कौन हो तुम? रवि के इतने बोलते ही मीनाक्षी जोर जोर से सर हिलाकर हंसने लगी। ये सब देख के रवि बहुत बुरी तरीके से डर गया और बेड से नीचे गिर गया। गिरते पड़ते रवि उठ के घर के बाहर निकलने के लिए जान बचा के भागने लगा और इतने में पीछे से आवाज आती है, छाड़िबेनी, काहारी की छाड़िबेनी, तमे सबू टोका गुड़ा एका भलिया, सबू सड़े बेईमान, हारामी तमे, छाड़िबेनी, काहारी की छाड़िबेनी। छाड़िबेनी, काहारी की छाड़िबेनी। और इतना बोलकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा रवि के पैर को पकड़ के घसीटते हुए मीनाक्षी उसको वापस कमरे के अंदर ले आई। उससे छूटने की कोशिश में रवि हाथ पांव मारता रह गया, लेकिन कुछ काम ना आया। इसी जद्दोजहद में रवि के हाथ लग के उसका टेप रिकॉर्डर नीचे गिर गया और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग
ऑन हो गया। अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रवि मीनाक्षी से अपनी जान की भीख मांगने लगा, मिन्नतें करने लगा। लेकिन सामने से वही जवाब आता है कि तुम सब लड़के एक जैसे हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर रवि डर के बोलने लगा, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था ना। मदद? मुझे अच्छे से पता है तुम लड़के कैसे क्या मदद करते हो रात में अकेली लड़की को देख के। और एक मेरा पति छोड़ गया मुझे रात में अकेले गाड़ी ठीक करने के बहाने। पता नहीं वो कभी वापस मुझे लेने के लिए आया भी था या नहीं। और उसके इंतजार करते करते रात हो गया था और मैं रात के अंधेरे में जंगली जानवरों की आवाज से डरी सहमी पुल के पास बैठी थी। तब मेरा पति तो नहीं आया, पर शायद नशे में चूर लेकिन 3 लोग मुझे मदद करने के बहाने मेरे पास आने लगे। और जब मैं उनसे मदद मांगती तो वो मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे बोल के मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं कैसे भी करके उनसे बचते बचाते पुल पे भागने लगी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जल्द ही मुझे पकड़ लिया और मुझे घेर गए। और उनसे खुद को बचाने के लिए मैं पीछे पीछे जाते जाते पुल से नीचे कूद गई और वहीं पे नदी में डूब कर ही मेरी मौत हो गई। और तब से लेके आज तक मेरी आत्मा उस पुल में भटक रही है और मैं तुम जैसे मर्दों का शिकार करती हूँ। और आज तेरी बारी है। इतने में रवि मीनाक्षी के सर पे किसी चीज से वार करके खुद को उसके चंगुल से छुड़ा के फिर से भागने लगता है। लेकिन तभी ही गुस्से में गुर्राती हुई मीनाक्षी उसके ऊपर छलांग लगा देती और उसके गर्दन पे काट के उसका पूरा का पूरा खून चूस जाती और रवि वहीं पे तड़प तड़प के मर जाता है। 2-3 दिन में ही आस पड़ोस में रवि के घर से बेहद जोर की बदबू आने लगी। दरवाजा पीट पीट कर भी रवि दरवाजा नहीं खोल रहा था और जब घर के मालिक ने उसके फैक्ट्री पे पता किया तो रविवार के बाद से ही रवि फैक्ट्री भी नहीं गया था। तो कुछ गड़बड़ी की संदेह में मकान मालिक ने पुलिस को बुलाया था और जब पुलिस दरवाजा तोड़ती है तो सबने जो देखा मानो उनके होश ही उड़ गए। रवि के बेडरूम में बेजान पड़ा था रवि की लाश। हॉल से लेकर उसके बेडरूम तक खून के धब्बे थे। रवि की लाश की भी हालत ऐसी थी जैसे कि उसके शरीर से किसी ने उसका सारा का सारा खून और यहाँ तक कि उसके रूह तक को भी खींच लिया है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या और कैसे हुआ। फिर पुलिस को छानबीन के वक्त रवि के घर से उसका टेप रिकॉर्डर मिला जिसमें कि उस आत्मा की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। और ये सब सुनने के बाद वहां के लोगों के मन में महानदी पुल के भूतिया आतंक का डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। ऑल्दो कोई ठीक से बता नहीं पाया था कि वो क्या थी, लेकिन कुछ लोगों की माने तो मीनाक्षी एक पिशाच यानी कि एक वैम्पायर बन चुकी और रात 11 बजे के बाद महानदी पुल में जाने वाले सब मर्दों को वो अपना शिकार बनाती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऑल्दो ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी ध्यान रहे रात को 11 बजे के बाद ऐसी कोई भी भूतिया ब्रिज से कभी मत जाना। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी रोमांचक और सच्ची कहानियां सुनने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। अलविदा।